हर हर महादेव साथिया, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा ना रासाई का 19 भाग। एडवोकेट के ऑफिस से आने के बाद रणविजय काफी टूटा हुआ था। हमेशा की तरह उसने ऑफिस में जाने के लिए अपना पर्सनल लिफ्ट यूज किया, जबकि उस टाइम तक ऑफिस बंद हो चुका था। सिक्योरिटी गार्ड्स को छोड़कर बाकी सारे एम्प्लॉइज जा चुके थे। अपने केबिन में आकर उसने ड्रिंक्स की 2-3 बोतल मंगाई और वहीं पर चुपचाप पीकर उसका सोने का इरादा था। दिल और दिमाग इतना टूट फूट का शिकार था कि लाइट की रोशनी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह इस टाइम किसी के भी सामने जाने का नहीं चाहता था और ना ही किसी से कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन ड्रिंक करते करते ही उसे अचानक से शिवम का चेहरा दिखने लगा था। शायद उसने ही शिवम को फोन लगाया था और शायद शिवम सच में उसके पास आया था। और फिर जब उसकी नींद खुली थी तो वह अपने कमरे में था। हे भगवान, अब समझ में आया कि स्कॉलर आज आउट ऑफ स्टेशन क्यों ट्यूनेड है। रणविजय के होठों से निकला। अब जाकर उसे समझ में आया था कि कल रात उस दिन कौन सा कांड किया है और उसकी बीवी उससे क्यों नाराज है। रणविजय के होठों पर एक शर्मीली एसियाई मुस्कुराहट ठहर गई थी। उसने आसपास देखते हुए अपनी आंखें झुका ली थीं। जबकि साधना जी और शिवी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थीं, तो रणधीर जी अभी भी खतरनाक तेवरों से देख रहे थे। बेटा, तुम एक कप चाय पिलाओ मुझे, तुम्हारी मां तो आज आउट ऑफ स्टेशन है। रणविजय ने सबसे पहले शिवी को वहां से हटाना चाहा। चाय क्या, तुम्हें तो गर्म पानी भी नहीं मिलेगा। कल रात जो पी रहे थे ना, उसकी आधी अधूरी बोतल अभी तुम्हारे ऑफिस में पड़ी होगी। मैं अभी मंगवाता हूं, रणधीर जी ने तंज करते हुए कहा। क्या डैड, आप भी? रणविजय ने अपना सर झुका लिया। मैं क्या रणविजय, साफ साफ बताओ। रणधीर जी की कड़क आवाज गूंजी। तभी ईशानी भी किचन से बाहर आई। कुछ मत बोलिए पापा जी, इनको अपनी गलती का एहसास होगा ही नहीं। ये अपनी परेशानी किसी से शेयर करना ही नहीं चाहते तो पूछकर सर दर्द करने से क्या फायदा। ईशानी ने नाराज नाराज कहा। इस बार रणविजय ने कुछ नहीं कहा। ईशानी के हाथ में एक गिलास था। हां बेटा, तुम सही कह रही हो, इससे तो कुछ बोलना ही बेकार है। दे दो इसे। हमारे सर दर्द की तो दवा नहीं मिल सकती, लेकिन इसको सर दर्द में कुछ राहत मिल जाएगी, रणधीर जी ने ईशानी से कहा। ईशानी ने चुपचाप ग्लास लाकर रणविजय के सामने रख दिया। आई एम सॉरी, रणविजय ने एक लाइन कही और चुपचाप ग्लास उठाकर होंठों से लगा लिया। ठीक उसी समय शिवम हाथ में एक स्टिक लिए हुए धीरे धीरे चलकर राणावत पैलेस के दरवाजे से अंदर आ रहा था। अरे बेटा, तुम क्यों चलते हुए आए? रणविजय ने तुरंत अपना ग्लास टेबल पर रखा और तेजी से उठकर भागते हुए शिवम के पास गया। मैं ठीक हूं चाचू, बस आपको देखने आया था, शिवम ने कहा। तुमने घर पर मेरे इंफॉर्मेशन दी? रणविजय ने इस बार कुछ कड़ी आवाज में शिवम से पूछा। सॉरी चाचू। शिवम ने धीरे से रणविजय के कंधे पर हाथ रखा, मानो उसे चलने के लिए कुछ सहारा चाहिए था। रणविजय समझ गया। उसने हल्का सा सहारा शिवम को दिया और फिर साथ ले आकर सोफे पर बिठा दिया। मैं आज से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूं, शिवी चाहे तो मुझे ज्वाइन कर सकती है, शिवम ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। रणविजय ने हां में सर हिला दिया। पर क्यों? ईशानी ने पूछा। ईशानी की बात सुनकर दोनों उसकी तरफ देखने लगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम अभी जब अपने पैरों पर सही से खड़े नहीं हो पा रहे, तो तुम्हें अभी ऑफिस ज्वाइन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? और उसमें भी अभी शिवी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और फिर बिजनेस में उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, ईशानी ने परेशान होते हुए कहा। जिंदगी में हर चीज हम अपने इंटरेस्ट से करें, यह तो जरूरी नहीं है ईशानी। कभी कभी जरूरत भी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है, रणविजय ने सधे हुए अंदाज में कहा। रणविजय के अंदाज नहीं, साहनी को बहुत कुछ समझा दिया था, लेकिन फिर भी उसने कहा। मतलब तुम थक रहे हो? ईशानी ने पूछा। रणविजय ने हां में सर हिला दिया। तो ठीक है, मैं ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूं, पर उस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? ईशानी ने पूछा। यार स्कॉलर, क्या करूं मैं तुम्हारा? इसके पास हमेशा ही कोई ना कोई सवाल रहता है। रणविजय ने गहरी सांस छोड़ते हुए सोचा। जिंदगी शिवम को ज्वाइन कर रही है, इससे शिवम को भी कुछ मदद मिल जाएगी और जिंदगी भी कुछ सीखेगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो ना यार। और अगर तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना है तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो,
मेरी पीए की पोस्ट खाली है, रणविजय ने दांत दिखाते हुए कहा। शक्ल देखो अपनी, ईशानी ने अफसोस सर हिलाते हुए कहा। आज भी बहुत हैंडसम दिखता हूं। लोग अनमैरिड समझते हैं। ये बात अलग है कि तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है, इस कारण तुम्हें सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ता है, रणविजय ने कहा। रणविजय की बात सुनकर ईशानी ने हैरत से अपनी आंखें बड़ी की, पर अब रणविजय रणधीर जी की तरफ मुड़ गया था। और डैड, आप अगर फ्री हो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आप स्टडी में चलिए, रणविजय ने कहा। हाँ, मैं तो बिल्कुल फ्री हूं, मुझे क्या करना है, रणधीर जी ने कहा। जिंदगी, तुम पहले दादी मां को उनके कमरे तक छोड़ दो, वह अब आराम करेंगी और उसके बाद शिवम के साथ ऑफिस के लिए निकलो। गुड़गांव वाला प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जाकर आज उसकी साइट देख लो और ईशानी तुम कमरे में चलो। मुझे तुमसे कुछ काम है, तब तक मैं डैड से बात करके आता हूं, रणविजय ने ईशानी से कहा। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ईशानी ने क्लियर करते हुए कहा। ईशानी की बात सुनकर शिवम मुस्कुरा दिया। ज्यादा दांत मत निकालो बेटा, तुम्हारी भी नया बहुत हिल रही है, रणविजय ने शिवम से कहा। शिवम ने अपने होठों पर उंगली रख दी। इसके बाद रणधीर जी, रणविजय और शिवम तीनों एक साथ रणधीर जी की स्टडी में बैठे थे। तो ये बात है। सारी बात सुनने के बाद रणधीर जी के होठों से निकला, यस डैड। रणवीर के बारे में जानने के बाद तो वह बिल्कुल बैठ गए थे। उनको तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा राज 21 साल से दबा हुआ है। साधना ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, इस कारण मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर पा रहा हूँ, रणधीर जी ने कहा। इसमें मॉम की कोई गलती नहीं है डैड, भगवान जाने किसकी बद्दुआ मेरे घर को लग गई है, रणविजय ने धीरे से कहा। उसकी आंखें भरी हुई थी। रणधीर जी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ बेटा, और तुम्हारे इमोशंस को भी समझ रहा हूँ। आज से करीब 20 या 22 साल पहले मैं खुद इस दर्द से गुजर चुका हूँ। जब तुम घर छोड़कर गए थे, भले ही अपने गुस्से में मैं इस चीज को जाहिर नहीं करता था, लेकिन रणधीर जी कुछ कहते कहते चुप रह गए। लेकिन बेटा, मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी, रणधीर जी ने रणविजय के दोनों कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। नहीं डैड, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। प्लीज आप गिल्टी मत फील कीजिए। आपके रोम रोम ने हमेशा मेरे लिए दुआ ही की है, हमेशा ही मुझे आशीर्वाद दिया है, जिसके बल पर मैं हमेशा मुश्किलों के आंखों में धूल झोंक कर और अपने शरीर से धूल झाड़ कर हर वक्त खड़ा हो जाता हूँ, रणविजय ने तेजी से कहा। पर तुम लोग जो करना चाहते हो यह जरूरी है क्या, रणधीर जी अभी भी शिवम के बनाए हुए प्लान से आश्वस्त नजर नहीं आ रहे थे। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं कहता डैड, रणविजय ने कहा। समझने की कोशिश करिए दादू, आंटी की तबीयत ज्यादा सही नहीं रहती, ऐसे में और ज्यादा स्ट्रेस परेशान कर देगा, काफी कुछ उथल पुथल हो जाएगा। उनका यहाँ से कुछ दिन के लिए हटना ही ठीक होगा, और वहाँ पर मौका पाते ही रणविजय चाचू उनसे रणवीर के बारे में बता भी देंगे, शिवम ने समझाया। ठीक है, तुम लोग जो करना चाहते हो कर सकते हो, मैं इसमें तुम लोगों के साथ हूँ। तुम ईशानी को लेकर ने छुट्टियों पर चले जाओ, मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। वैसे भी डॉक्टर साहब के घर से इनविटेशन आया था, काव्या की शादी तय हो रही है, चाहो तो वही जा सकते हो, रणधीर जी ने कहा। ये तो सच में सही रहेगा, रणविजय ने कहा। वहाँ पर तो जल्दी यहाँ की न्यूज़ भी नहीं मिल पाएगी, रणधीर जी बोले। ठीक है, तो ये तय रहा, शिवम ने कहा। जो भी करना सोच समझ कर करना बेटा, जाने क्यों दिल में ऐसा डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए, रणधीर जी अपना अपने सीने के पास हाथ से मसलते हुए बोले। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है डैड, लेकिन इस बार हमें पाना ही है, क्योंकि खो तो हम बहुत पहले चुके हैं, अब बस उसे वापस घर लेकर आना है, रणविजय ने कहा। और इसमें मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए,
वो हमेशा तुम्हारे साथ बेटा। पर ध्यान रखना, इस बूढ़े की बुढ़ापे की लाठी तुम ही हो। जिस तरह से तुमने रणबीर के बारे में बताया है, जाने क्यों दिल डर सा रहा है। उसमें भी वह निशांत मालिक, बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह दिमाग से पैदल है। रणधीर जी ने रणविजय के सर पर हाथ रखते हुए कहा। रणविजय ने एक हाथ बढ़ाकर शिवम को अपने गले से लगा लिया। अपना ध्यान रखना, आज साइट पर वह भी होगा, रणविजय ने शिवम से कहा। तभी स्टडी के दरवाजे पर शिवी खड़ी दिखाई दी। शिवम और रणविजय की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कहीं इसने कुछ सुन तो नहीं लिया। शिवम के होठों से निकला, हाँ, मैं रेडी हूँ, शिवी ने कहा। रणविजय ने एक पूरी नज़र अपनी बेटी के ऊपर डाली। जीन्स टॉप पर एक हल्का सा कोट डाले हुए वह पूरी बिजनेस गर्ल लग रही थी। वह ऐसे ही थी, बचपन से लेकर आज तक उसने कभी जिद करना तो सीखा ही नहीं था। हर हाल में खुश रह लेती थी। रणविजय हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने शिवी के सर पर हाथ रखा। जाने से पहले एक कप चाय पिला दो मेरी जिंदगी, रणविजय ने भावुक होते हुए शिवी से कहा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा? जाने क्यों शिवी को रणविजय की बात अच्छी नहीं लगी थी। अब तो तुम ऑफिस में बिजी हो जाओगी। स्टडी और ऑफिस, बहुत सारा काम तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। भगवान जाने फिर कब मुझे तुम्हारे हाथ की चाय मिले, और उस पर भी तुम्हारी मम्मी कुछ भी पीने ही नहीं देती। रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। शिवी का दिल जोर से धड़क गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। कुछ भी पीने का मतलब बहुत कुछ हो जाता है चाचू। कल रात जो आपने किया ना, वह बिल्कुल सही नहीं था, शिवम इस बार कुछ नाराजगी के साथ बोला। रणविजय को अपनी गलती समझ में आ रही थी, इसलिए कुछ न कहते हुए उसने अपना सर झुका लिया था। सर क्यों झुका रहे हैं चाचू? मुझे मेरे चाचू हमेशा ही हर मुश्किल में डटकर खड़े हुए अच्छे लगते हैं, जिनके कंधे हमेशा इतने मजबूत रहते हैं, जिस पर मैं आराम से अपना सर रखकर बचपन से आज तक सो जाता हूँ। वहाँ पर मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। इन कंधों पर ही मैं अपनी सारी परेशानी रखता हूँ। आज भी जब मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो इन्हीं कंधों का सहारा मेरे साथ है। आपके बल पर ही तो मैंने इतनी बड़ी जंग छिड़ी है। आप मेरे आइडियल हैं। इस तरह से सर झुकाए हुए आप मुझे कभी अच्छे नहीं लगते हैं। मैं गलती करता तो आप मुझे डांटते हो, पर आप गलती करोगे तो कौन आपको समझाएगा? शिवम रणविजय पर नाराज हो रहा था। ऐसी बात नहीं है शिवा, जाने क्यों कल मैं बहुत स्ट्रेस में था, रणविजय ने कहा। रणवीर से मिलने के बाद? शिवम ने समझते हुए पूछा। रणविजय ने हमें सर हिला दिया। लेकिन कल मैंने ऑफिस में पता किया था, आप रणवीर से मिलने के बाद कहीं दूसरी जगह चले गए थे। कहाँ गए थे आप? किसी को पता नहीं, और वहाँ से आप देर रात ऑफिस आए थे। आप कहाँ थे? शिवम ने कुछ गुस्से में पूछा। मैं, रणविजय की आंखों में एडवोकेट के ऑफिस में जाना उतर रहा था। उसने शिवम की तरफ देखा। उसने सोचा कि वह शिवम से बता दे, लेकिन फिर उसने शिवम के गुस्से को देखते हुए नहीं बताया। अगर मैं इसको ही यह बता दूं कि कल मैंने अपने डर में क्या क्या कारनामे किए हैं, अपनी वसीयत तक बनवा कर आ गया हूँ, तो माँ से पहले बेटा ही सारा दाना पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ बैठेगा। हो सकता है कि आगे प्लान को जारी करने से भी मना कर दे। नहीं बाबा, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। मुझे मेरे तीनों बच्चे मेरे आंखों के सामने चाहिए, बिल्कुल सही सलामत। शिवम के आंखों का गुस्सा देखकर रणविजय सोच में पड़ गया था। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता था, इसलिए मैं आउट ऑफ सिटी जमुना नदी के किनारे चला गया था। काफी देर तक वहीं पर बैठा रहा, अपनी जिंदगी के सर्द गर्म सोचता रहा। दिमाग हल्का कर रहा था।
रणविजय ने बहाना बनाते हुए कहा। तो फिर अकेले बैठे रहने से आपका दिमाग हल्का हो गया होगा। शिवम ने फिर से टेढ़े अंदाज में पूछा। रणविजय हल्के से मुस्कुरा दिया। हाँ, जब अकेले बैठे रहने से आपका दिमाग का हल्का हो गया था तो फिर उसको भारी करने के लिए ऑफिस में आकर आपने ऐसे कारनामे क्यों किए, जो कि किसी से कहने लायक या बताने लायक नहीं हो। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में आपको इस तरह से देखा था। मैं सच में बहुत बुरी तरह से डर गया था, शिवम बता रहा था और रणविजय हैरान होकर सुन रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके पीछे इतना कुछ घट चुका है। पता है आपको, आपका फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा था। बार बार आंटी का फ़ोन ऑफिस में जा रहा था। ऑफिस बॉय को आपने मना कर दिया था कि किसी को भी मेरे यहाँ होने की खबर मत देना। जब रात के 10 बजे बजने लगे तो आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उन्होंने घर में सबको इन्फॉर्म किया। पूरा घर परेशान हो गया था। कल रात 10 बजे तो इस घर के डाइनिंग हॉल में मीटिंग लगी हुई थी। आपकी चिंता में घर में किसी ने खाना नहीं खाया था। दादू, बड़े दादू, पापा और आदित्य चाचू सब लोग यही मौजूद थे। बच्चों को तो किसी तरह से खिला पिला कर सुला दिया गया था, लेकिन बड़े परेशान थे। हर जगह आपकी तलाश की जा रही थी। अब ये लोग नव्या बुआ के घर भी फोन करने वाले थे कि कहीं आप वहां तो नहीं निकले। शिवम ने बताया। हे भगवान, इतना बड़ा हंगामा हो गया था। रणविजय के तो तोते उड़ने लगे थे। और नहीं तो क्या, पूरा घर परेशान हो गया था। मुझे तो पता नहीं था, वरना मैं तो इतना होने भी नहीं देता। मैं अपने कमरे में था, दवा लेकर आराम कर रहा था। फिर शिवी का फ़ोन मेरे पास आया कि क्या तुम्हें पता है पापा कहाँ है। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। वैसे आपने मुझे भी नहीं बताया था कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैं क्या बताऊँ। आपको फ़ोन लगाने की कोशिश की तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर उसके बाद आपका फ़ोन आया। आपकी बात सुनते ही मुझे समझ में आ गया था कि आपने बेहिसाब ड्रिंक कर ली है। मैंने आपसे पूछा भी कि आप कहाँ हो, तो आपने बताया नहीं। जाने क्या क्या बोल रहे थे। बस एक ही चीज़ की रट लगाए थे कि बेटा तुम्हारे बिना मेरा और कोई नहीं है। तुम जल्दी से मेरे पास चले आओ। लेकिन खुद कहाँ है, ये तो बता ही नहीं रहे थे, तो फिर मैं आता कैसे। मैंने कितनी बार पूछा, आपने कुछ नहीं बताया, तो फिर मैंने आपकी लोकेशन ट्रेस की और बिना किसी से बताए ऑफिस की तरफ गया। जाने क्या कंडीशन थी आपकी। घर में बता दो तो अलग ही हंगामा हो जाता, इसलिए अकेले ही निकला। और उस पर से आपका वो चौकीदार अपने रणविजय सर के अलावा तो किसी की बात सुनता ही नहीं। किसी तरह से उसे समझाकर डांट कर मैं अंदर गया और वहां देखा तो आपकी हालत दूसरे ही थी। शिवम ने पूरी बात रणविजय को बता दी। तुम्हारी आंटी भी तुम्हारे साथ थी। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे याद है कि मैं नशे में उल्टा सीधा बोल रहा था, और क्या बोल रहा था वह भी मुझे हल्का हल्का याद है। मेरी आधी बातें तुम्हें और रणवीर को लेकर थी। कहीं ईशानी ने सुना तो नहीं, रणविजय ने पूछा। शिवम ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, इसलिए तो मैंने घर में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैं आपको लेने जा रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन पर ही मुझे समझ में आ गया था कि आप रणवीर को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है। फिर मैंने किसी तरह से आपको चौकीदार की मदद से गाड़ी में डाला। फिलहाल में तो मुझे खुद चलने में सहारे की ज़रूरत कभी कभी महसूस होने लगती है, तो फिर मैं आपको कैसे उठाता और फिर घर लेकर आया। आपने इतनी अधिक ड्रिंक कर ली थी कि आंटी ने आपको एंटीडोस दिया था, वो भी इंजेक्शन से, इसलिए वह काफ़ी नाराज हैं। बड़े दादू तो इतना गुस्सा थे आप पर कि कहने लायक नहीं। ये तो शुक्र मनाए कि उनके सोने के बाद आप घर पर आए थे, या फिर आपकी ऐसी कंडीशन थी कि उन्होंने जानबूझकर सोने का नाटक कर लिया और कुछ कहा नहीं, वरना उसे समय आपके पीठ पर स्टिक बजती। शिवम ने पूरी बात बता दी।
रणविजय ने समझते हुए हाँ में सर हिला दिया। चलो कोई बात नहीं, डैड को तो मैं मना ही चुका हूँ, मॉम मान ही चुकी हैं। मेरी जिंदगी मुझसे नाराज नहीं होती। और रही बात दिल की धड़कन ईशानी की, तो उसको मना लूंगा, लेकिन पहले राठौर मेंशन जा रहा हूँ नैना आंटी के पास। ईशानी से भी पहले उनको बनाना जरूरी है। 2-4 बात सुन ही लूंगा, और बाकी आशुतोष भाई और आदित्य, ये दोनों मुझे कुछ नहीं बोलने वाले। ये दोनों तो खुद मुझसे ज्यादा बड़े नौटंकीबाज है। रणविजय ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। हाँ, अब आप भी उसी कैटेगरी में शामिल हो जाओ, शिवम ने मुंह बनाते हुए कहा। पर बेटा जी, तुम मेरा गुरूर हो, तुम ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना तुमने तो मुझे उस वक्त संभाला है जब मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। खुद अपने पैर पर चल नहीं सकते थे, लेकिन मुझे सहारा देकर घर तक ले आए। लेकिन ये भी याद रखना, डैड ने तो सोने का नाटक किया था ना। मैं तो तुम्हारी पीठ पर डंडे बजाना शुरू कर दूंगा। रणविजय हंसते हुए बोला। शिवम मुस्कुरा दिया। आज पूरा दिन मैं फ्री हूँ। आज कल परसों 2-3 दिन में ही पर हूँ। तुम लोग ऑफिस का काम देखो, जहाँ नहीं समझ में आता है वो मुझसे पूछ लेना। बाकी आशुतोष भैया और आदित्य हैं ही तुम लोगों की मदद के लिए। जब यहाँ का सब ठीक होता है तभी मैं निकलने की सोचता हूँ। रणविजय ने कहा। चाचू, एक बात और कहनी थी, शिवम ने बहुत सोचते हुए कहा। हाँ बोलो बेटा। रणविजय पूरी तरह से शिवम की तरफ मुड़ गया। अब जाने क्या शिवम रणविजय से कहने वाला था। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।